फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का आज से नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 प्रकाशिकी और चैप्टर होगा इसमें अपना 9। इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर्स इसमें पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाशिकी का मतलब होता है प्रकाश। तो आप क्लास 9th में 10th में ये पढ़ के आए होंगे बेटा। प्रकाश क्या होता है? लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है। तो हम लोग उस प्रकाश के गुणों का ही अध्ययन करेंगे बेटा इस प्रकाशिकी के अंतर्गत, ठीक है। कि प्रकाश क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर, यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो प्रकाश बेटा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है। और हमें भी बेटा प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी के रूप में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। या फिर बेटा आज हम प्रकाश ऊर्जा का यूज करके सोलर पैनल का भी यूज कर रहे हैं, ठीक। मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रभावों का बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो ये तो अपनी प्रकाशिकी होगी, मतलब प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। और प्रकाश बेटा क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को हमें देखने में क्या करती है? सहायता करती है, ठीक है। तो ये बेटा मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, आपको पहले से बातें पता है, ठीक। अच्छा, प्रकाश के गुण क्या होते हैं बेटा? प्रकाश के गुण ये होते हैं, प्रकाश जो होता है ये निर्वात, वायु सभी में गति कर सकता है ना। और प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश की जो चाल होती है वायु या निर्वात में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे हवा या निर्वात में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं, मैं यहाँ आपको कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हमें बेटा क्लास 12th में क्या पढ़ना है? जैसे प्रकाश जो होता है ना बेटा, हमारा प्रकाश जो हमारा होता है, ये प्रकाश जो सूर्य से आता है या किसी भी प्रकाश स्रोत की अगर हम बात कर लें, प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है जिसके अंदर से प्रकाश निकलता है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब हमारा एक प्रकाश स्रोत है, ट्यूबलाइट एक प्रकाश स्रोत है, हमारे जो फोन की जो लाइट है वो भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ा नेचुरल जो प्रकाश का स्रोत है वो हमारा क्या है? वो हमारा सूर्य है। ये सबसे बड़ा बेटा प्रकृति में प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश जो बेटा ये चलता है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार बेटा ये अलग अलग बताया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, प्रकाश को कुछ वैज्ञानिकों ने क्या माना है? किरण माना है। किरण बेटा कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से बेटा प्रकाश क्या है? किरण के रूप में चलता है, ठीक। दूसरा बेटा कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है अपना ये तरंग के रूप में गमन करता है। कैसे? तरंग कैसी होती है बेटा? इस टाइप से, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से बेटा जो प्रकाश है वो कण के रूप में चलता है। कण क्या होते हैं? ये ऐसे, ये कण होते हैं, ठीक है। और अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ प्रकाश को केवल किरण मानते हैं तो आगे हम यहाँ बेटा पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में हम लोग बेटा पढ़ेंगे परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक। और क्या पढ़ेंगे बेटा? दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं अपवर्तन पढ़ते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में व्यतिकरण। क्या पढ़ते हैं? व्यतिकरण। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें विवर्तन पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ध्रुवण। और 6था टॉपिक पढ़ेंगे इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो होगा क्या अगर हम बेटा प्रकाश को केवल किरण मानते हैं? क्या मानते हैं? किरण अगर मान के हल करते हैं तो याद रखना बेटा, अगर हमने प्रकाश को किरण माना है
तो हम दो घटनाएं सिद्ध कर सकते हैं, केवल परावर्तन पढ़ सकते हैं और अपवर्तन पढ़ सकते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण हम नहीं पढ़ सकते बेटा, ठीक है। अगर वाकई में प्रकाश किरण के रूप में चल रहा होता तो ये सारी घटनाएं बेटा क्या होती, जो कि प्रकाश से रिलेटेड हैं, क्या होती है, ये सब साबित होती। तो अगर हम केवल प्रकाश को बेटा किरण मानते हैं तो केवल हम दो चीजें साबित कर सकते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। ये सारी घटनाएं रह जाएंगी, आप किसी को फिर क्या नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यहां से बेटा प्रकाश को किरण मान के हम केवल दो चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहां से बेटा वैज्ञानिकों ने प्रकाश को किरण मानने से इनकार किया। दूसरा, अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो याद रखना बेटा, तरंग मान के परावर्तन भी पढ़ सकते हो, अपवर्तन भी पढ़ सकते हो, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये पांचों चीजें हम पढ़ सकते हैं। क्या मान के? प्रकाश को तरंग मान के। लेकिन अगर हम बेटा बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, तो ये हम नहीं पढ़ सकते तरंग मान के, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश को हमें क्या मानना पड़ता है? कण के रूप में मानना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर हम लोग प्रकाश को किरण मानते हैं तो कुछ घटनाएं सिद्ध हो रही हैं, तरंग मानते हैं तब भी कुछ रह जाता है, कण मानते हो तब भी कुछ रह जाता है, ठीक। और ये बेटा आज तक रहस्य बना हुआ है कि किसी को आज तक मतलब एक्यूरेट ये पता चल नहीं पाया कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है या फिर कण के रूप में चलता है। तो हम लोग करते क्या हैं, जहां प्रकाश को किरण मान के जो घटनाएं बेटा हम लोग साबित कर सकते हैं, वहां प्रकाश को क्या माना जाता है? किरण माना जाता है। जो घटनाएं प्रकाश के किरण वाले गुण से क्या होती हैं, साबित होती हैं, वहां बेटा प्रकाश को क्या माना जाएगा? किरण माना जाएगा। और जो घटनाएं प्रकाश को तरंग मानने पर सिद्ध होती हैं, साबित होती हैं, उन्हें वहां क्या माना जाएगा बेटा? तरंग माना जाएगा। और जहां प्रकाश हमारा, जहां जो घटना प्रकाश को कण मानने पर साबित होगी, वहां प्रकाश को क्या माना जाएगा? कण माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा, इस यूनिट के अंतर्गत हम पहले प्रकाश को क्या मानेंगे? किरण मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? प्रकाश को किरण मानेंगे। और इस यहीं से बेटा हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी, चैप्टर 9। चैप्टर 9 की बेटा यहां से शुरुआत होगी, और जिसका नाम होगा बेटा, क्या मानना है? पहले प्रकाश को किरण मानना है। क्या मानोगे इसको आप? किरण, किरण प्रकाशिकी। क्या बोलना है बेटा इसको? किरण प्रकाशिकी। और ये चैप्टर यूनिट हमारी 6 है प्रकाशिकी, और चैप्टर 9 है हमारा किरण प्रकाशिकी, ठीक है। क्या नाम है इसका? किरण प्रकाशिकी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? रे ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर में बेटा जो हमें अध्ययन करना है वो दो घटनाओं का अध्ययन करना है। किस किस का? एक परावर्तन का और एक अपवर्तन का। क्यों करना है? क्योंकि बेटा प्रकाश को अगर हमने किरण माना है तो केवल दो ही चीजें हम पढ़ सकते हैं। पहला क्या? परावर्तन, और दूसरा क्या? अपवर्तन, ठीक है। तो यहां से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 9। ये यूनिट था और ये इंट्रोडक्शन था बेटा, कैसे पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे। और चैप्टर जो 10 आएगा वो बेटा क्या होगा हमारा? तरंग प्रकाशिकी। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आएगा कण वाला गुण, ठीक, वो चैप्टर 11 आएगा, उसमें पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो जो घटनाएं प्रकाश को मानने पर सिद्ध होंगी, वहां पर बेटा प्रकाश को किरण, तरंग या कण के रूप में हम लोग मानेंगे। यहां पर बेटा हमें पहले क्या मानना है? प्रकाश को किरण मानना है, और किरण मानने पर परावर्तन अपवर्तन हमें पढ़ना है यहां पर, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर 9। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 9, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो चुका है अपना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ हेडिंग लगाता हूं मैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, परावर्तन कराने के लिए एक हमें ऐसा पृष्ठ लेना पड़ेगा जो कि बेटा कैसा हो? अपारदर्शी हो। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम ना देख सकें। अगर बेटा आर पार दिखेगा ना तो वो पारदर्शी कहलाएगा। तो पारदर्शी में होगा क्या बेटा? अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें कराना क्या है? परावर्तन कराना है। इसके लिए आप ले सकते हो जो हमारा चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है वो लेना पड़ेगा। वो क्या होता है बेटा? एक तरफ उसके हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो परावर्तन कराने के लिए बेटा एक अपारदर्शी हमें पृष्ठ चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अपारदर्शी एक पृष्ठ बना देता हूँ,
ये अपना आ गया बेटा एक अपारदर्शी पृष्ठ। और अपारदर्शी बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इसके एक तल पर क्या कर दी बेटा मैंने, ये यहाँ पर पॉलिश लगा दी। पॉलिश लगाने से बेटा क्या होगा, हमें आर पार नहीं दिखेगा, और जब हमें आर पार नहीं दिखेगा तो प्रकाश भी आर पार इसके नहीं जा पाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होगा बेटा जिसके आर पार मतलब अपारदर्शी, एक तरफ से हम देखेंगे और दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, पॉलिश लगा देंगे। तो ये क्या कहलाता है, एक परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मेरे हाथ को समझ सकते हो बेटा, एक तरफ ये परावर्तक, ये इधर से हमारा पेंट नहीं है, इधर से हमने पॉलिश लगा दिया, तो ये कैसा हो गया अपना, अपारदर्शी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें डालूंगा। क्या डालूंगा इसके ऊपर मैं, प्रकाश की किरणें, ठीक। तो याद रखना बेटा, प्रकाश की किरण ना थोड़ी झुका के डालना। जैसे एक अपना ये है, देखो जैसे ये है, ऐसे बिल्कुल डालोगे ना तो होगा क्या बेटा, यहां से किरण टकराएगी और टकरा कर वापस बेटा ऐसे ही लौट जाएगी वो, बिल्कुल अगर आप लंबट डालते हो तो, ठीक है। तो थोड़ा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा तिरछा डालूंगा। तो यहां से मैंने क्या किया बेटा, यहां से किसी प्रकाश स्रोत से मैंने यहां पर क्या डाल दी, प्रकाश की किरण, ये टकरा गई बेटा इस पॉइंट पर आकर, ठीक है। इस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरण आके टकरा गई। तो बताओ कि टकरा के अंदर जाएगी कि बेटा टकरा के वापस मुड़ेगी, बताएं जरा इसको। अगर अंदर जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, परावर्तन, सॉरी अपवर्तन। अंदर जा नहीं सकती क्योंकि हमने पृष्ठ कैसा लिया है, परावर्तक पृष्ठ लिया है। एक तरफ क्या लगा के बैठे हैं हम लोग, पॉलिश लगा दी है। तो टकरा के बेटा होगा क्या, ये उसी माध्यम में लौट जाएगी, आपका उसी माध्यम। आप बताओ बेटा, यहां पर हमने जहां से भी इस प्रकाश को डाला है इसके चारों तरफ क्या होगा, मान लेते हैं वायु है, और टकरा के बेटा ये किधर जा रही है, हवा में ही जा रही है। तो माध्यम क्या बदला, माध्यम बदला क्या, नहीं बदला। ये आई बेटा प्रकाश की किरण, टकराने के बाद उसी माध्यम में बेटा लौट गई। मैं उसी माध्यम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा जहां से ये वाली किरण आ रही है इस पॉइंट पर, टकराने के बाद बेटा उसी माध्यम में जा रही है। जैसे इसके चारों तरफ क्या होगा बताओ, इस किरण के चारों तरफ क्या होगा, मान लेते हैं हवा है, और इसके भी चारों तरफ क्या होगा, हवा है, वायु है। तो बताओ क्या माध्यम बदला, नहीं बदला। इसी घटना को बेटा हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बेटा प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात या टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे समझ में। अब कुछ यहाँ बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर आगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इतनी बात बेटा आई समझ में कि नहीं आई, बोलो। ठीक है। अच्छा, ये जो किरण आने वाली जो किरण होती है ना बेटा, आने वाली जो किरण है, जो किरण आ रही है
जो किरण आ रही है उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी किरण, आपतित किरण। आने वाली किरण को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। ये बेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस अब डेफिनेशन लिख लेना इसकी और ये दिखा देना इधर, कुछ समझना भी पड़ेगा बेटा। जो किरण आ रही होती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है। और ये आपतित किरण जिस जगह आके टकराती है, जिस पॉइंट पर टकराती है आके, अब परावर्तक पृष्ठ के जिस पॉइंट पर आके टकराती है बेटा उसको बोला जाता है आपतन। आपतन, आपतन बिंदु, उसे क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण जिस जगह टकराएगी आके उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलता है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस पॉइंट पर टकराती है परावर्तित पृष्ठ के उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और परावर्तन के बाद वह जो किरण वापस मुड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। ठीक है। ये आपतन बेटा बिंदु दिख रहा होगा। अगर मैं यहां से एक लंब डाल दूं, लंब का मतलब समझते हैं, लंब का मतलब है बेटा इस बिंदु पर 90 डिग्री की क्या खींच दूं मैं, एक ये लाइन मैंने खींच दी इस टाइप से। इसको बेटा बोला जाता है क्या, क्या बोलेंगे इसको, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, अभिलंब बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब बोलेंगे इसको। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज दिख रही होगी, बताओ ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब। ये कुछ कोण दिख रहा है बेटा आपको बीच में, इसको लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं इसको, आई से लिखा जाता है। और ये जो आई है ना बेटा, आई, इसको बोला जाता है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है, ये है देखो कोण, ये आ गई तुम्हारी आपतित किरण और ये है आपकी अभिलंब। तो बीच का ये जो कोण है इसे आई से लिखते हैं। और इस कोण को बेटा बोला जाता है कौन सा कोण, आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। अब एक कोण इधर भी बेटा बन रहा है, देखो ये आ गया आपका अभिलंब और ये आ गया आपका परावर्तित किरण। इसको किससे लिखते हैं, इसको बेटा लिखा जाता है आपका आर से। किससे लिखा जाता है, आर से लिखते हैं इसको। ठीक। और इस आर वाले को बेटा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण बोला जाता है इसको। ठीक, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। तो ये समझ में आ गया बेटा सब कुछ। आपतित किरण क्या होती, पहले ही बताओ परावर्तन किसे कहते हैं बेटा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है। समझ में आई बात। इस घटना को क्या बोला जाता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक। और जो किरण आती है, आपतित होने वाली किरण है, जो आ रही होती है किरण, उसे क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है बेटा, आपतित किरण जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। ठीक। और जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो हमने अभिलंब खींचा है आपतन बिंदु पर 90 डिग्री की जो रेखा खींची है, इसी को अभिलंब कहते हैं। और ये जो आई है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है बेटा, इसे हम आई से लिखते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। नाम से ही क्लियर है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। और आर क्या होता है बेटा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ये लिखने की बेटा आवश्यकता नहीं है, बस ये आप नोट कर लेना। इसमें समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं बता परावर्तित किरण क्या होती है, तब क्या बताओगे, कहोगे सर परावर्तन के पश्चात जो किरण लौट जाती है वापस, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होती है सर, आने वाली किरण। आई क्या होता है, आपतन कोण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई कहलाता है। यही तो लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें एक छोटा सा मैं यहाँ आपको नोट पॉइंट लिखाता हूँ। देखो बेटा नोट पॉइंट क्या होगा, नोट पॉइंट। देखो बेटा परावर्तन के पश्चात कुछ किरण का कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ एक चीज बदल जाती है। कुछ से मेरा मतलब ये है
मतलब बेटा ना प्रकाश की चाल बदलेगी, ना प्रकाश की आवृत्ति बदलेगी, ना प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलेगी, ना प्रकाश की ऊर्जा बदलेगी। सिर्फ बेटा एक चीज बदल जाएगी, वो पता क्या है? वो बेटा तीव्रता बदल जाएगी प्रकाश की। क्या बदल जाएगी? तीव्रता। के परावर्तन में केवल बेटा तीव्रता बदल जाती है। तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश की चमक। क्या मतलब होता है? प्रकाश की चमक बेटा बदल जाती है, बस। ठीक है, बाकी ना प्रकाश का स्पीड, ना प्रकाश की स्पीड बदलने वाली है, ना तरंगदैर्घ्य बदलने वाली है, ना आयाम बदलने वाला है, और ना आवृत्ति बदलने वाली। केवल क्या बदलेगा? प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगी। तीव्रता बोले तो चमक। परावर्तन में क्या चीज परिवर्तित हो जाती है? तीव्रता। तीव्रता बोले तो चमक। और यह तीव्रता बेटा डिपेंड करती है इस परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब चिकना है, खुरदुरा है, ज्यादा चिकना है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या होगी? इसकी तीव्रता प्रदर्शित होगी हमें। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? परावर्तन में लिख देता हूं बेटा मैं, परावर्तन में केवल बेटा क्या बदल जाता है? केवल तीव्रता। केवल तीव्रता। तीव्रता बोले तो चमक बदल जाती है, बदल जाती है। जो पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो पृष्ठ की प्रकृति पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है, निर्भर करती है, सॉरी। ठीक है बेटा, तो ये किस पर डिपेंड होगी? पृष्ठ की प्रकृति पर। मतलब कि चिकना पृष्ठ है, खुरदुरा है, तेल लगा हुआ है, क्या है, इन पे डिपेंड करेगा बेटा ये। ठीक है, तो याद रखना बेटा, प्रकाश के परावर्तन में कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ एक चीज बदलेगी, और वो क्या है? आपकी तीव्रता है। इतना बेटा आ गया समझ में? तो सब क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इसको नोट नहीं करना है, इसको लिख लिया था आपने पहले ही। आगे हम इसमें पढ़ेंगे बेटा परावर्तन के नियम। क्या आप परावर्तन के नियम डिस्कस कर लेते हैं? ठीक है, अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी परावर्तक पृष्ठ पे, कौन सा पृष्ठ पे? परावर्तक पृष्ठ। ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी है, और ये आई कोई प्रकाश की किरण, इसको कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण है ये कोई आपतित किरण आई, और टकराने के बाद बेटा ऐसे चली गई है। ठीक है, और ये मैंने क्या खींचा है? अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। ये बेटा कौन सी किरण है अपनी? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक, और ये वाली बेटा कौन सी है आपकी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। ऊपर लिख देते हैं इसको, अभिलंब। अभिलंब। देखो बेटा इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है, ये बताओ बेटा कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये वाली कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? ये तीनों बेटा एक ही तल में होते हैं। एक ही तल समझते हो? एक ही तल का बेटा मतलब ये है कि ये तीनों को हम एक ही तल में बना सकते हैं। जैसे आप अगर इस एक ही तल का मतलब ये तीनों एक ही में होंगे ये। ठीक, अगर आप इसमें अपना हाथ अगर ऐसे करोगे तो तीनों बेटा आपको क्या होंगे? ये एक साथ महसूस होंगे। अगर ये ऐसे होते तो अगर इसकी तरफ करोगे तो ये वाला महसूस नहीं होगा, समझ रहे हो? इसकी तरफ करोगे तो ये वाला महसूस नहीं होगा। तो पहला नियम बेटा ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ये एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, आप देख सकते हो बेटा, अगर आप इसको यहां से देखोगे तो पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल ये इसके जस्ट पीछे होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पहला नियम बेटा क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये हो गया बेटा पहला नियम। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये कौन सा एंगल है? आई, और ये कौन सा एंगल है? आर। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। दूसरा नियम बेटा ये कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दोनों कोण बेटा हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दो ही नियम है बेटा, तो मैं दोनों नियम लिख देता हूं बेटा। परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम बेटा क्या कहता है हमसे? पहला नियम बेटा क्या होता है? पहला नियम आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण, कौमा
परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही किसमें होते हैं? तल में होते हैं। ये हो गया बेटा पहला नियम। दूसरा नियम बेटा हमसे ये कहता है आपतन कोण बोले तो I का मान परावर्तन कोण बोले तो R के मान के बराबर होता है। ये हो गया बेटा आपका दूसरा नियम। दोनों क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये दोनों कोण बेटा क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। बोलो बेटा ये नियम आ गए समझ में? तो दो ही नियम होते हैं बेटा परावर्तन के, आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों के तीनों बेटा एक ही तल में होंगे। दूसरा आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए परावर्तन जो होता है ना हमारा वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक परावर्तन होता है हमारा नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा विसरित परावर्तन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं परावर्तन, एक विसरित और एक नियमित। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ पर होता है तब उसे हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। और जब परावर्तन हमारा किसी रफ स्पेस, रफ का मतलब होता है खुरदुरी सतह पर होता है, तब उसे हम विसरित परावर्तन बोलते हैं। नियमित में हमारा क्या होता है? नियमित क्या होता है? जैसे हमारी कोई चिकनी सतह है, कोई चिकनी सतह पर जब परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन किसी चिकनी सतह पर। चिकनी सतह कैसी होगी? ये इस टाइप की बिल्कुल स्मूथ स्पेस होगी, स्मूथ, ये ऐसे यहाँ से किरण आई और टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। जब परावर्तन कहाँ पर होता है? जब परावर्तन किसी चिकनी, इस तरह पॉलिश रहेगी, ठीक है, इस तरह पॉलिश रहेगी। जब परावर्तन किसी चिकनी सतह पर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, और जब यही परावर्तन हमारा किस पर होगा? किसी खुरदुरी सतह पर होगा। खुरदुरी सतह कैसी होती है? विसरित परावर्तन। चिकनी सतह हमारी कैसी होगी? ये खुरदुरी सतह थोड़ी ऐसी होगी, ऊबड़ खाबड़। ठीक, और एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे? इसके पॉलिश कर देंगे। ये एक तरफ इसके क्या कर देंगे हम लोग? ये ऐसे पॉलिश कर देंगे। तो जैसे यहाँ से कोई किरण आएगी और ये ऐसे जाएगी, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? विसरित परावर्तन। जब परावर्तन किसी खुरदुरी कहाँ पर होता है? सतह पर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विसरित परावर्तन। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं हमारे परावर्तन, एक नियमित और एक विसरित। नियमित चिकनी सतह पर होगा और विसरित ये हमारा खुरदुरी सतह पर होगा। ठीक है, और अब हम इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नोट पॉइंट मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, नोट पॉइंट।
नोट पॉइंट पे यहाँ पर क्या, नोट पॉइंट यहाँ क्या लिख रहा हूँ, आपको ये याद रखना है कि परावर्तन जब होता है तो तीव्रता जो हमारी होती है, तीव्रता का मतलब होता है चमक, चमक जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है, यहाँ पर ये जो किरण है, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर टकराएगी, जब यहाँ पर ये किरण टकराएगी तो टकराने के बाद में ये जो जाएगी, आपतित किरण और परावर्तित जो किरण होती है, इन दोनों किरणों की जो तीव्रताएं होती हैं, तीव्रता का मतलब है जो चमक होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोट पॉइंट ये लिख रहा हूँ, परावर्तन, परावर्तन में केवल प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है, तीव्रता परिवर्तित होती है। ठीक है, केवल तीव्रता का मतलब होता है चमक, केवल चमक बदल जाती है और ये डिपेंड करती है चमक इसकी, इस सरफेस की, इस सतह की, इस परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो तीव्रता उसकी बदलेगी, सरफेस कोई सी भी हो तीव्रता तो चेंज होने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता है यहाँ पर, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय का मतलब स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब जो सभी तरफ से क्या हो, गोल हो। ठीक, तो ऐसा कांच जो क्या होता है, सभी तरफ से गोल होता है। तो यहाँ दो प्रकार से मैं बना रहा हूँ, एक अपना ये है, ठीक, और एक ये है। ये हमारे पास दोनों कांच के गोले हैं। किसके गोले हैं, कांच के गोले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो दोनों गोले हैं ये हमारे पारदर्शी होंगे। कैसे होंगे, पारदर्शी, मतलब इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश हमारा आर पार चला जाएगा। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाएगा तो घटना हमारी परावर्तन की तो होगी नहीं। परावर्तन कराने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा पृष्ठ चाहिए होता है जो कैसा हो, पारदर्शी, अपारदर्शी हो। तो अपारदर्शी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर पॉलिश करेंगे। मैंने इतने भाग पे इसकी पॉलिश कर दी, पूरे गोले पे ना करके मैंने बस बेटा इतने भाग पे पॉलिश कर दी है। इतने भाग पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ये इसके ऊपर मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक, ये अपनी होगी पॉलिश। अब पॉलिश करके मैं क्या करूँगा, इतना भाग इसका काट लूँगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली ये है, अभी मैंने जो पॉलिश की है इसके ये उभरे हुए तल पर की है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में ना ये अंदर वाले तल पे पॉलिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दिया, इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर पॉलिश कर दिया। ठीक, तो ये जो हम पॉलिश कर रहे हैं ना अंदर बाहर, इसके हमने बाहर पॉलिश की, इसके अंदर से पॉलिश की। इन दोनों पर पॉलिश करने के कारण इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो गुण होंगे वो बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसका ये जो गोला है तो गोले का क्या होगा, सेंटर होगा यहाँ कहीं पर। ये जो गोला है इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। और आपको याद ये रखना है, जब हम पॉलिश इसके उभरे हुए तल पे करेंगे ना तो ये कहलाएगा अवतल। क्या कहलाएगा, ये अवतल, अवतल। और जब पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक, ये पॉलिश करने के कारण अंदर बाहर पॉलिश करने से क्या होंगी बेटा, इनकी बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक, मतलब बहुत सी क्या, सभी चीज़ें लगभग चेंज हो जाएंगी इनकी। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जितने भाग पर बेटा हम पॉलिश करते हैं ना उतना ही भाग ये काट लिया जाता है। जैसे मैंने इतने भाग पर इसके क्या कर दिया, ये कर दिया पॉलिश, तो मैं इतना ही भाग क्या करूँगा, इसको काट लेंगे हम। ठीक, तो हमारे जो काम का होगा ना बेटा वही भाग काम का होगा जिस पे हमने क्या की है, पॉलिश की है। ठीक है, तो ये समझ में बेटा आ गया होगा अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। जब हम किसी भी गोलीय दर्पण पर क्या कर देते हैं, बाहर से मतलब उभरे हुए तल पे पॉलिश करेंगे उत्तल बनेगा, सॉरी अवतल बनेगा। और जब अंदर से पॉलिश करेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल बनेगा। ठीक, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आखिर क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसको लिख लें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि दर्पणों में कौन किस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं,
तभी बेटा आगे का चैप्टर हमारा ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखे थे बेटा 2 प्रकार के दर्पण हमने काटे थे अभी। ठीक, एक दर्पण हमने कुछ ऐसे काटा था, ये एक दर्पण हमने ये काटा था ऐसे। ठीक, और अगर हम लोग इस दर्पण के इस दर्पण के इस वाले सिरे पर अगर पॉलिश करते हैं, कहाँ पर मैंने पॉलिश कर दी, यहाँ पर इसके मैंने यहाँ पर ये पॉलिश कर दी ये। ठीक, यहाँ पर मैंने ये पॉलिश कर दी, तो बताइए उत्तल बनेगा कि अवतल बनेगा? मैंने यहाँ पर इसकी पॉलिश कर दी, तो आप देख सकते हो ये गोलाई वाले इससे बाहर की तरफ उभरे हुए तल पर क्या है, पॉलिश है। अगर ये उभरे हुए तल पर पॉलिश है तब ये कैसा दर्पण बनेगा बेटा, ये दर्पण बनेगा हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है ये एक प्रकार का हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, एक प्रकार का अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण का जो बीच का पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट मध्य बिंदु, इस अवतल दर्पण का बीच का पॉइंट कहाँ होगा, ये बीच का पॉइंट यहाँ कहीं पर होने वाला है। देखो ये है बीच का पॉइंट। तो किसी भी दर्पण के चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, बात एक ही होती है, बस पॉलिश करने का वो हम बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं। ठीक है, तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट, उससे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव। और इसको किससे लिखेंगे, पी से। ये क्या है, ये है ध्रुव। तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। और इस दर्पण को हमने किसी गोले से काटा होगा बेटा, इस दर्पण को हमने किससे काटा होगा, किसी गोले से। जैसे यहाँ ऐसा इसका कुछ गोला रहा होगा, ये इस टाइप से इसका कुछ गोला रहा होगा, ये ऐसा कुछ है ना। जब ये गोला रहा होगा तो इसका यहाँ कहीं पर क्या होगा, इसका सेंटर होगा। यहाँ कहीं पर क्या होगा, इसका ये सेंटर होगा, है ना। यहाँ कहीं पर क्या होगा, इसका सेंटर होगा। अब गोले के सेंटर को तो हम केंद्र बोलते हैं। अब ये गोला थोड़ी ना रहा, अब तो ये दर्पण बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। गोला था जब तक पेंट नहीं करे थे, इसको काटा नहीं था, वो केंद्र था। इसको काट लिए, अब ये केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और इसको बेटा हम लोग लिखते हैं किससे, सी से लिखते हैं। और क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र। क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र। जो ये सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर ये जो रेखा जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो रेखा बेटा ऐसे भी जा सकती है, लेकिन मुख्य अक्ष जो रेखा होती है वो हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो वह रेखा जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, और दूसरी अगर मैं बेटा यहाँ बात करूं, ये ध्रुव होगा। ठीक, ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। और ये दिख रहा है ना आपको, ये इस टाइप से बना हुआ दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं, इसके जो किनारे हैं इसको बोलते हैं द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब जैसे एक दर्पण ये बनाया मेरे हाथ से, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, तो आप बता सकते हो बेटा किस दर्पण का द्वारक बड़ा है, तो इसका बेटा द्वारक बड़ा है। अगर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा प्रकाश इसके अंदर जाने की संभावना है, ज्यादा प्रकाश जाएगा अंदर, तो इसका द्वारक क्या है, बड़ा है। अब इसका द्वारक देखो बेटा, इसका द्वारक इसके कंपैरिजन में इसका द्वारक छोटा है, तो यहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम जाएगी अंदर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दूसरी बात, हम जितनी भी दूरियां नापेंगे, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो बताइए दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो आप हमेशा जो भी दूरी को नापोगे वो कहां से नापोगे बेटा, इसके ध्रुव से दूरी नापी जाती है हमेशा। तो आपको ये वाली दूरी बतानी पड़ेगी, यहां से लेकर इस आदमी तक की दूरी नापनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप रहे हो, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप रहे हो, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप रहे हो, नहीं। हमेशा जो भी दूरी नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापेंगे दूरी। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ, इस ध्रुव से लेकर ये जो सी तक की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, इसको बेटा हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल आर से।
क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं इसकी वन बाय वन परिभाषाएं लिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ ध्रुव क्या होता है बेटा, नंबर 1 ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। देखो बेटा ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप यहाँ नहीं समझोगे तो आगे जो हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक, ध्रुव, ध्रुव को हम पी से लिखते हैं। तो ध्रुव बेटा क्या होता है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं, दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं। ठीक है, जो मिडिल पॉइंट होगा किसी भी दर्पण का उसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको यहीं पर वही दूसरा वाला बना के दिखा दे रहा हूँ, ये अपनी मुख्य अक्ष है, दूसरा वाला बना रहा हूँ। दूसरा कौन सा था अपना, दूसरा था हमारा यहाँ पर अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। उत्तल में क्या होता है, यहाँ अवतल में ऊपरी हमने पॉलिश करी थी ऊपरी उत्तल पर, और यहाँ पर पॉलिश करेंगे इसके नीचे, यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं इसके, इस वाले तल पर, गहरे तल पर हम लोग पॉलिश कर देंगे यहाँ पर ऐसे ही। अब ये जो दर्पण बनेगा, आप देखिए इसमें बाहर पॉलिश के, इसके अंदर पॉलिश है। अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव, और इसको किससे लिखेंगे, पी से। ये अपना क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और यहाँ पर बेटा इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर इसका यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि गोलाई के सामने होता है सेंटर, यहाँ कहीं होगा सेंटर इसका, क्योंकि वो गोला तो ऐसे होगा ना ये, तो सेंटर कहाँ होगा इसका, यहाँ कहीं पर होगा सेंटर। ठीक है, पीछे नहीं बनेगा यहाँ, तो यहाँ कहीं पर क्या होगा, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ मैंने सेंटर ले लिया। ठीक, अब यहाँ से ये ऐसे गुजरेगा, कुछ लाइन गुजरेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। सब कुछ बेटा वही है, जो इसमें था वही इसमें था। अब ये वाली जो दूरी होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या r। ठीक है, तो सेम है बेटा प्रोसेस बिल्कुल। ठीक, कोई सा दर्पण हो। अब दूसरी परिभाषा इसमें बेटा हम लोग किसकी लिखते हैं, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र को हम लोग लिखते हैं सी से। वक्रता केंद्र बेटा क्या होता है, जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम बेटा बात कर लेते हैं इसमें वक्रता मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, आप कहोगे सर बाह्य रेखा जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, यही तो बोलेंगे ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बाह्य रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र सीवा ध्रुव से होकर गुजरती है, ध्रुव पी से होकर जाती है। ठीक है, तो एक ऐसी रेखा, बाह्य रेखा जो दर्पण की लिखना चाहिए था बेटा, मैंने पदार्थ लिख दिया है यहाँ पर। बाह्य रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक, तीसरी बात यहाँ बता देता हूँ बेटा आपको मैं, और क्या होगा यहाँ पर, और क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। अब मैं वक्रता त्रिज्या की बेटा बात कर लेता हूँ। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या देखो बेटा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर, ध्रुव पी से लेकर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तक की दूरी को
तक की दूरी को क्या बोलेंगे? दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, फोकस। ठीक, तो पहले आप इतना ये लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फोकस क्या होता है किसी भी दर्पण का। ठीक है, तो आगे इसमें ये समझ लेते हैं कि किसी भी दर्पण का फोकस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, मैं दर्पण बना दिया, कोई सा भी किसी भी दर्पण से आप समझ सकते हैं। ये हमने दर्पण बना दिया। ठीक, ये दर्पण बना दिया, और ये क्या होगा इसका? ये होगा इसका सेंटर पॉइंट, मतलब मिडिल ध्रुव कहलाएगा ये। और ये क्या जा रही है यहाँ से? ये जा रही है मुख्य अक्ष, और यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा? यहाँ कहीं पर होगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक, और ये क्या होगा? इसका ध्रुव होगा। तो किसी भी दर्पण का फोकस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, होता क्या है, जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये ऐसे हमने आपतित कराई, मुख्य अक्ष समझते हैं आप, देख सकते हो ये हमारी मुख्य अक्ष है, और उसी की डायरेक्शन में हमारी क्या है? ये किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण है नीली वाली, और ये मुख्य अक्ष की क्या है? समांतर है। तो याद रखना बेटा, ये जब भी हम कभी किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित कराएंगे, तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी, जिस बिंदु पर बेटा कट करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, और इसको F से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, इसको लिखते हैं स्मॉल f से, और ये होता है हमारा फोकस। और ये जो P से लेके F तक की जो दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो यहां से फोकस की परिभाषा क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो फोकस का पता लगाने के लिए जरूरी बेटा ये है कि हम किरण को कैसे लेके जाएं? किरण को लेके आए बेटा मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए। ठीक है, ये बेटा पहली रिक्वायरमेंट है इसमें। और इसी घटना को बेटा, ये फोकस को, ये तो हमारा अवतल दर्पण का हो गया। किसका हो गया? ये अवतल से हो गया, अवतल दर्पण से। आप सेम कंडीशन उत्तल से भी समझ सकते हो। उत्तल में क्या करते हैं बेटा? हम लोग ये करते हैं, देखो ये अपना उत्तल आ गया, उत्तल से भी सेम कंडीशन बन गई। इसका भी फोकस हम देखो निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकलता है फोकस। तो फोकस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को आपतित कराना पड़ेगा। ठीक, ये क्या होगा? इसका ध्रुव हो जाएगा ये, और ध्रुव से होते हुए कोई रेखा जा रही है, और यहाँ कहीं पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक, और ये कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कोई किरण। ठीक, यहाँ टकराई। अब आप देख सकते हो बेटा, किरण हमेशा इस तरफ से आएगी, क्योंकि इस तरफ से हमने पॉलिश कर रखी है। अब जब पॉलिश कर रखी है तो यहाँ परावर्तन होने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो अब ये किरण जब अंदर हमने पॉलिश कर दी है, तो ये अंदर तो जाएगी नहीं, तो ये टकरा के इधर चली जाती है इस तरफ, ये इस तरफ जाएगी, टकरा के अंदर तो जाएगी नहीं बेटा ये। ठीक है, अब आगे तो ये मिल नहीं सकती है, तो ये इसको पीछे आना पड़ेगा डॉटेड लाइन में यहाँ पर। तो ये नीचे आ गई यहाँ पर। अब आप देख सकते हो जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ कहीं मिलेगी, तो यही इसका क्या बनेगा? फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, तो आप इसमें से किसी की मदद से भी समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक, तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी हो जाएगी, जब किसी दर्पण के मुख के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो वह टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जब किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर
समांतर प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है तो वह टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से, और उसे फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। और ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे और आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो आगे इसमें ये समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी भी वस्तु से चलने वाली किरणें आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, उस बिंदु पर बेटा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये मार्कर है अपने पास, तो इस मार्कर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब बेटा बनता है। कहीं ना कहीं इससे आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हैं और यह मार्कर फिर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं? या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और प्रतिबिंब जो है ना हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं हमारे प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज हमारी कब बनेगी? जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रियल में मिलेंगी, वास्तविक रूप से मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी, तब वहाँ हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप से मिलती हैं, काल्पनिक रूप से मिलती हैं, तब वहाँ हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, या उसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे प्रतिबिंब? दो प्रकार के प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब बेटा कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। जब
जब प्रकाश किरणें कैसे मिलती है? वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती हैं। रियल में मिलेंगी ना तो वहां कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, रियल में मिलनी चाहिए किरणें। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। केवल हमें भ्रम होगा कि मिल गई, कि मिलती हुई, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई क्या होती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वहां कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वहां पर बेटा हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा बेटा कहाँ किसका क्या प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक तरफ इसकी पॉलिश कर दिया है। अब आप देख सकते हो बेटा मैंने पॉलिश किस तल पे किया है, इसी आधार पर आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा दर्पण है। ये अवतल बन गया अपना। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है, देखो एक किरण हमारी ऐसे गई, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, और ये इसका P हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, इससे ये किरण आई, टकरा के ऐसी चली गई, इससे ये कोई किरण गई, ये टकरा के ऐसे निकल गई। तो यहाँ पर बेटा इसका क्या बन गया? ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये हमारी कोई वस्तु रखी थी और ये क्या बन गया? इसका कोई A' B' कोई प्रतिबिंब बन गया। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये किरण ऐसे गई, टकरा के ऐसे आई, ये किरण ऐसे गई, टकरा के ऐसे गई, और दोनों रियल में मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हमारा बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा बेटा? ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये हमारा वास्तविक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि किरणें रियल में मिल रही हैं। ठीक है, और दूसरा मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा आपको समझाने के लिए, जिससे समझ में आ जाए कि वास्तविक कौन सा है और आभासी कौन सा है। ये वाला था बेटा वास्तविक के लिए, ये वाला डायग्राम था वास्तविक के लिए, और इस वाले डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और मैं ऐसे ही एक रेखा ले जाता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। ठीक, आप सपोज करिएगा यहाँ पर कुछ किरणें आ रही हैं, एक किरण ये आई। ठीक, अब अंदर तो जाएगी नहीं, तो होता क्या है, ये बेटा किरण अंदर ना जाके क्या करेगी? ये किरण अंदर ना जाके क्या करेगी? यहीं पर ऐसे रह जाएगी। ये ऐसे आई और ये फैल जाएगी ऐसे, ये ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगी बेटा ये। ठीक, और ये किरण क्या होगी? ये वाली किरण ऐसे फैल जाएगी। अब आप देख सकते हो ये आगे तो कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि लगातार दूरी इनकी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, हमें ना ये मिलती हुई पीछे प्रतीत होती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये कहीं आगे तो मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर ना आप देख सकते हो ये हमें प्रतीत हो रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि वस्तु, ऐसा लगता है ये किरणें पीछे कहीं मिल गई हैं, हमें लगता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर किरणें क्या रियल में मिल रही हैं? रियल में नहीं मिल रही हैं, काल्पनिक तौर पे मिल रही हैं। केवल भ्रम हो रहा है, हमें केवल आभास हो रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये प्रतिबिंब का जो है कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे डिस्कस करते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। आगे हमें इसमें डिस्कस करना है प्रतिबिंब बनने के नियम। तो कभी भी प्रतिबिंब बनने के लिए हमें 3 चीज़ें को होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिबिंब बनने के हमारे 3 नियम होते हैं। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं, ये 3 नियम होते हैं। मतलब प्रतिबिंब बनने के हमारे कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम की मदद से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक दर्पण मैंने ले लिया, और ये कौन सा दर्पण है अपना? ये एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। और ये इसका क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये हमारा कहलाता है ध्रुव, जिसको P से लिखते हैं, है ना। और इसके वक्रता केंद्र P से होती हुई जो रेखा जाती है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। ठीक है,
तो जब कभी भी पहला नियम हमसे ये कहता है यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो हमेशा टकरा के किधर से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। पहला नियम हमसे बेटा ये कहता है, ठीक है, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये हमारा पहला नियम हो गया बेटा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किरण सदैव सदैव फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पहला नियम बेटा आपकी समझ में ये आ गया होगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बेटा ये है, अगर हम किसी भी किरण को, यदि हम, ये मैंने बना दिया छोटा सा दर्पण समझने के लिए, अगर हम किसी भी किरण को, दूसरा नियम बेटा हमसे ये कहता है, ये हमारा दर्पण है, अगर हम किसी भी किरण को कैसे लेके जाएंगे, ये अपना ध्रुव हो जाएगा और ये ध्रुव से होते हुए ये रेखा ये हमारा कहलाती है मुख्य अक्ष, ये F है और ये क्या है, C है, ठीक। दूसरा नियम हमसे ये कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, किधर से होकर जा रही है, फोकस से होकर, तो भाई टकरा के क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम होता है, ठीक है। तो दूसरा नियम हमसे क्या क्या कहता है कि फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। दूसरा नियम हमसे ये कहता है कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो टकराएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यहीं पे लिख देता हूं मैं। तीसरा नियम हमसे ये कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसकी वक्रता, ये सॉरी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण हमारी होकर गुजर रही है किधर से, वक्रता केंद्र से होते हुए, तो वो टकराएगी और उसी रास्ते पर लौट जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते पर क्या होगी, लौट जाएगी। तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी रास्ते पर लौट जाती है, टकराने के बाद उसी रास्ते पर लौट जाती है, ठीक है, लौट जाती है। तो ठीक है बेटा, आई थिंक आपके ये तीनों नियम जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम उसमें डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बस किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, हम वस्तु कहाँ रख के बनाएंगे प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर
रखी हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं बेटा, अनंत के ऊपर रख रहे हैं। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल के द्वारा बनाना है हमें। ठीक है, तो ये आ गया अपना अवतल दर्पण। ठीक, ये आ गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं ये। और ये क्या होगा इसका, ध्रुव, और ये क्या हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये क्या होगा इसका वक्रता केंद्र। वस्तु हमें कहाँ रखनी है, अनंत पे रखनी है। तो जितना बड़ा इसका ये मुख्य अक्ष है, यहाँ तक हम दूरी को नाप सकते हैं। अनंत क्या होता है, अनंत का मतलब होता है मतलब यहाँ कहीं पर, जहाँ हमारी लिमिटेशन खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ कहीं पे वस्तु रखी है अनंत के ऊपर। ठीक, तो मान लेते हैं इससे एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, किसके समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। और जस्ट अभी हम नियम पढ़े थे, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो किधर से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना, ये गई फोकस से होकर। एक किरण हम ये ले जाते हैं ऐसे, ये भी कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब ये टकराएगी तो ये भी किधर से होकर गुजरेगी, ये भी इसके फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ फोकस पे ही काटेंगी आके, है ना, कहाँ काटेंगी, फोकस पे ही काटेंगी। और जहाँ काटेंगी बेटा वहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देख सकते हो वस्तु रखी हमने इतनी बड़ी, प्रतिबिंब बना बिंदु आकार का। ठीक है, तो यहाँ रियल में मिल रही है किरणें, तो हमारा प्रतिबिंब बेटा कैसा बनेगा, पहले हम लिख देते हैं इसमें, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक। और साथ साथ कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि किरणें जो हैं रियल में मिल रही हैं। उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और बिंदु आकार का, कैसा बनेगा, बिंदु आकार का। बिंदु आकार का किस पर, कहाँ बना है प्रतिबिंब, फोकस पर बनता है। बिंदु आकार का फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन में यहाँ बनाता हूँ। दूसरी कंडीशन बेटा क्या करेंगे, अब हम वस्तु को क्या करेंगे, अनंत से इधर लेके आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो किधर हो जाएगी बेटा, ये वक्रता केंद्र के पीछे। जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब C के पीछे रखी हो, C के पीछे रखी हो। ठीक, वक्रता केंद्र के पीछे रख देते हैं अब हम वस्तु। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दर्पण आ गया ये। ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दी। तो ये उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ रहे हैं, तो सारे हमें उत्तल दर्पण ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव। और ये ध्रुव से होते हुए क्या जाएगी, एक रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। इसको क्या बोलते हैं, पी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और यहाँ कहीं पर हमारी बेटा वस्तु रखी है, ये वस्तु थी A और B। ठीक, मैं वस्तु को इस बार यहाँ रखता हूँ, ये वस्तु रखी है इधर A और B। और ये किरण कोई ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, और ये किधर से होकर गुजरेगी बेटा, ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ये कोई किरण है, ये हमारी फोकस से होकर जा रही है, और ये टकरा के यहाँ कहीं मिल गई। और यहाँ पर ये ऐसा हो गया, देखो ये किरण ऐसे गई, टकरा के यहाँ से ऐसे पास हो गई है। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसको हम लिखेंगे A' और इसको बोलेंगे B'। तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब, वस्तु रखी थी ऐसी, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है हमारा ऐसा। कैसा प्रतिबिंब, उल्टा। प्रतिबिंब बेटा कैसा है, यहाँ पर उल्टा है। और किरणें जो है ना, देखो एक किरण ये की टकरा के इधर, ये किरण इधर ही टकरा के यहाँ, यानी किरणें हमारी कैसी मिल रही है बेटा, ये किरणें हमारी मिल रही हैं कैसी, वास्तविक। तो वास्तविक रूप से मिल रही, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और उल्टा, वस्तु सीधी है और उल्टी प्रतिबिंब कैसा है हमारा, उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा, किससे छोटा बनेगा बेटा, वस्तु से छोटा। और क्या खास बात होगी बेटा इसमें, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फोकस F व वक्रता केंद्र C के मध्य में बनता है। C के मध्य बनता है, मध्य
बनता है। ठीक है, इतना बेटा समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में यहाँ पर ले लेता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखो तीसरी कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो वस्तु हम कहाँ रखेंगे बेटा, वस्तु अभी हमने कहाँ रखी थी, यहाँ पर हमने कहाँ रखी थी, वक्रता केंद्र के पीछे। अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब वस्तु बेटा हम लोग कहाँ रखेंगे, तीसरी कंडीशन में यहाँ बना रहा हूँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, ठीक, C पर रखी हो, तो यहां पर ये अपना क्या आ गया, दर्पण आ गया। ये क्या आ गया, दर्पण आ गया। तो ये दर्पण आ गया, और ये क्या है, ध्रुव है ये, और यहां से हो तो ये रेखा गई, ये P है, ये F है, और ये C है। इस बार वस्तु मैं कहाँ रख रहा हूँ, वस्तु रख रहा हूँ मैं यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रख दी मैंने वस्तु, और यहाँ से ये गई प्रकाश की किरण, टकरा के ऐसे गुजर गई, और ये गई कोई प्रकाश की किरण, ये टकरा के यहाँ पर मिल गई। तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेटा इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये वस्तु रखी थी, और यहीं पर इसका बेटा क्या बन गया, ये A' B' प्रतिबिंब। तो जब कोई वस्तु, ये देखो किरण गई ऐसे, ये टकरा के ऐसे आ गई, ये किरण ऐसे गई थी, फोकस से होते हुए ये समांतर हो गई। ठीक है, तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब बेटा दोबारा देखो कैसा बनेगा। रियल में किरणें मिल रही है तो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वास्तविक। ठीक, और वस्तु ऊपर की तरफ, ये नीचे, मतलब उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है, और बेटा क्या क्या खास बात होगी, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को, आप एक चीज नोट कर रहे होगे, जैसे जैसे हम बेटा वस्तु को दर्पण की तरफ लेके जा रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर होता जा रहा है। ठीक, तीन कंडीशन हमारी हो चुकी है। चौथी कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को C और F के बीच में कहीं रखेंगे। चौथी कंडीशन में, पांचवी कंडीशन फिर फोकस पे रखेंगे, और छठी कंडीशन में F और P के बीच में कहीं पर वस्तु रखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम चौथी कंडीशन इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें चौथी कंडीशन है, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखी हो। ठीक है, तब देखो क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, ये अपना दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण, और यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर, और ये सेंटर से होती हुई जो रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ इसका क्या होगा F, और यहाँ पर इसका क्या होगा C। तो इस बार जो हमें वस्तु रखनी है वो यहाँ कहीं पर रखनी है, यहाँ पर यहाँ पर रखनी है। ये वस्तु रखी है हमारी A, और ये है B। यहाँ से ये देखो किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के बाद ये फोकस से होकर पास हो जाएगी। ठीक, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो टकरा के यहाँ कहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये यहाँ कहीं पे मिलेगी, ये ऐसे निकल गई। ठीक है, और यहाँ पर ये कैसे जाएगी, ये फिर ये कुछ ऐसे जाएगी, और यहाँ कहीं पे क्या होगा, ये इसका प्रतिबिंब जहाँ पर ये काटेंगे बेटा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बना A' और B'। आप दोबारा से देख सकते हो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, ये किरणें रियल में मिली तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, ये बेटा हमारा एक वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, और साथ में उल्टा है। कैसा है, उल्टा, और कॉमा वस्तु से बड़ा। बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे फिलहाल, हाँ बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ठीक, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब
जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अब फोकस का बना लेते हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी होगी, ये अपना क्या आ गया, दर्पण आ गया। ठीक, ये अपना दर्पण है, ये दर्पण आ गया। और यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा, वक्रता, वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव होगा। और ये क्या है इसका, फोकस, और ये क्या है इसका, वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु हमने कहाँ रखनी है बेटा, फोकस पर रखनी है। तो यहाँ हमारी वस्तु रखी है। ठीक, ये किरण गई एक मुख के समांतर, ए भी है वस्तु का नाम, ए भी कर देता हूँ मैं। और ये किधर से होकर गुजरेगी, यहाँ से होकर गुजरेगी, ऐसे ही है। ठीक, और एक किरण हम लोग कैसे ले जाते हैं, यहाँ से फोकस से होते हुए इसके ऐसे। ठीक, अब आप देख सकते हो ये किरण जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। देखो ये ऐसे जाएगा, फाइनली यहाँ कहीं पर मिल जाएंगी किरणें आके। ये लगातार दूरी घट रही है, मिल जाएंगी। लेकिन ये किरणें मिलेंगी कहाँ, ये बेटा किरणें आके मिलेंगी कहाँ पर, हमारी अनंत पर। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर आके ये किरणें हमारी मिल जाएंगी। ठीक, कहाँ मिलेंगी बेटा ये किरणें, ये वाली किरणें हमारी मिलेंगी अनंत पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कहाँ, अनंत पर। अनंत पर कहीं जाके ये किरणें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, और वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कहीं पर भी ये किरणें मिलेंगी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि किरणें हमारी वास्तविक रूप से मिलेंगी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। उल्टा होगा साथ साथ, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, तो ये हमारी 5वीं कंडीशन हो गई। लास्ट इसमें हम 6ठी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन, 6ठी कंडीशन हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो यहाँ पर लास्ट कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु फोकस का मतलब F व ध्रुव मतलब P के बीच रखी हो। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया आपको ऐसे। ठीक, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं। ये किरण आरेख हमें बनाना है, और इसका किरण आरेख थोड़ा बेटा स्पेशल है, एग्जाम में भी इसको अलग से पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रख के उसका किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, और ये क्या है इसका, ये ध्रुव, और ये बेटा क्या हो जाएगा इसका फोकस, और ये क्या हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो यहाँ कहीं पर बेटा हम वस्तु को रख देते हैं। यहाँ हमने किसी वस्तु को रख दिया, ये ऐसे। ठीक, वस्तु को रखा, ये किरण हमारी ऐसे गई, और ये ऐसे गुजरेगी फोकस से होते हुए। ठीक, एक किरण बेटा मैं यहाँ से ले जाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है बेटा, लगातार जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है किरणें, जैसे जैसे बेटा ये आगे बढ़ रही है किरणें, इनके बीच की दूरी देखो लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ये किरणें बेटा इस अकॉर्डिंग आगे इस तरफ कभी भी नहीं मिल पाएंगी। कभी मिलेंगी बेटा, कभी नहीं मिलेंगी। तो हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं यहाँ पर रखकर, तो वस्तु ना हमें आभासी रूप से दिखाई देती है, और यहाँ कहीं पर बेटा ये मिलती हुई प्रतीत होती है किरणें। ये ऐसे बेटा यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है किरणें। ये तो आप, ये केवल इकलौती बेटा ऐसी कंडीशन है, तो इस तरफ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें स्पेशल टाइप से ये प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। किधर बनता है, दर्पण से पीछे सीधा। और किरणें हमारे रियल में नहीं मिल रही हैं, आभासी रूप से मिल रही हैं, भ्रम हो रहा है यहाँ पर। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिबिंब बेटा कैसा होगा, आभासी होगा। ये इकलौती ऐसी कंडीशन होती है अवतल दर्पण में जहाँ प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, आभासी बनता है। किस कंडीशन में, जब हम किसी भी वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा, आभासी, और कैसा होगा, उल्टा के सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा, कॉमा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब वैसे तो वस्तु ये है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो ये वस्तु है हमारी ए बी, और ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी होगा प्रतिबिंब, सीधा भी होगा, वस्तु से
बड़ा भी होगा प्रतिबिंब बेटा, ठीक है। और किधर होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो बेटा ये आपको 6 की 6 कंडीशंस बेटा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसमें ये पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। बनना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब तक अवतल का हमने देखा था, अब उत्तल का देख लेते हैं। इसमें केवल 2 ही कंडीशन से बेटा हम सभी स्थितियां समझ सकते हैं, केवल 2 कंडीशन। तो यह बना दिया मैंने उत्तल दर्पण, और यहाँ मैंने अंदर पॉलिश कर दी इसके, ठीक। ये हमारा आ गया उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका ध्रुव, और ध्रुव से होती हुई जो रेखा जाती है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये ध्रुव है, और यहीं कहीं इसका फोकस भी होगा, और यहीं कहीं पर इसका वक्रता केंद्र भी होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तु को बेटा हमेशा इस तरफ रखना है, क्योंकि इधर रखेंगे तो इधर तो पॉलिश हमने कर दी है, कुछ फायदा ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने किसी वस्तु को रख दिया, यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी है, और कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है। इससे ये आई प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरणें आई, और प्रकाश की किरणें, एक किरण हमारी ये आई, देखो इससे ऐसे ये, ठीक। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये बेटा अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अंदर हमने पॉलिश कर दी है, तो अंदर ना जाके ये ऐसे फैल जाती है, इस टाइप से यूं फैल जाती है ये, ठीक। और ये वाली कैसे फैलेगी, ये वाली बेटा ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये इस तरफ तो कहीं मिल नहीं सकती, अब ये कहाँ मिलेंगी बेटा, काल्पनिक तौर पे हमेशा कहाँ मिलेंगी, ये पीछे मिल जाएगी यहाँ कहीं पर, ठीक। अब आप देख सकते हो बेटा वस्तु हमारी इतनी बड़ी हमें दिखेगी, इतनी बड़ी, क्या किरणें हमारे रियल में मिली, नहीं मिली, है ना। तो प्रतिबिंब ये कैसा है, ये हमारा एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा है, एक काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब है। और एक चीज और याद रखना बेटा, उत्तल दर्पण में वस्तु आप कहीं पर भी रख देना, प्रतिबिंब हमें हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा छोटे बनते हैं। दूसरी कंडीशन, फिर मैं दोनों को एक साथ लिखा दूंगा बेटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में बना रहा हूँ, दूसरी कंडीशन ये है, देखो दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पर ये ऐसे बना दी है, ये अपना अब उत्तल दर्पण आ गया, और यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, कुछ किसी वस्तु को रख देंगे हम लोग, यहाँ पी, ये पी है, ये इसका एफ है, और ये इसका सी है, ठीक। यहाँ कहीं वस्तु रखी है, कहीं पर भी रख दो वस्तु, और ये आई इससे प्रकाश की किरण मुझे उसके समांतर, अंदर जा नहीं सकती, ये बेचारी मजबूर है। मजबूर क्यों है, क्योंकि अंदर अपने पॉलिश कर रखी है। तो यहाँ पर ये कैसे जाएगी बेटा, ये ऐसे जाएगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे तो नहीं मिलेगी, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन में क्या करके फोकस पे मिला दूंगा इसको, ठीक है बेटा। और एक किरण में यहाँ से किधर से ले जाता हूँ, इसके वक्रता केंद्र से होते हुए, तो यहाँ कहीं बेटा मिल रही हैं दोनों, ये यहाँ कहीं पर ये मिल रही है। ये मैंने वस्तु रखी थी, ये वस्तु ये, और ये वी, और ये क्या है, ए वी, और ये प्रतिबिंब बना इसका ए डैश, और ये वी डैश। तो इसमें बेटा ये हमें याद रखने वाली बात है, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, सॉरी अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और बिंदु आकार का बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा बेटा सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत को छोड़ के आप मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर वस्तु को रख देना, हमेशा जो बेटा प्रतिबिंब बनेगा वो एफ और पी के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे होगा, आभासी होगा, और वस्तु से हमेशा बेटा छोटा बनेगा, ठीक है। तो मैं ये पूरी बात बेटा यहां पर लिख देता हूं, यदि वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, कैसा बनता है, आभासी, और कैसा होगा बेटा, सीधा कॉमा बिंदु आकार का दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और दूसरी बेटा बात मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पर,
यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर रखी जाए, तो इसमें ऐसे लिख लेंगे, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगा हमेशा, और वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अनंत पे रखिए तो फोकस पे बनेगा, और मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम वस्तु रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के पीछे, और P और F के बीच में बनेगा हमेशा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। तो मिलेंगे बेटा हम लोग इसी एनर्जी के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें इसी चैप्टर के हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।